एंड वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय, बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के पहले यूनिट के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ पोएट्री, आपके सामने आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या होती है और कितने तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। तो बिना समय व्यतीत किए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है फॉर्म ऑफ पोएट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉर्म ऑफ पोएट्री, इसे हम फॉर्म ऑफ पोएट्री भी कहते हैं या हम इसे पोएटिक फॉर्म भी कहते हैं। पोएटिक फॉर्म भी कहते हैं, ये दोनों नाम से जाना जाता है। एक तो फॉर्म ऑफ पोएट्री कहते हैं इसको, और दूसरा इसे पोएटिक फॉर्म भी कहते हैं। Poetic form can be understood as the physical structure of a poem which includes, among other things, the length, line, their rhymes, their system of rhymes and repetition. In this sense, the term poetic form is usually refers the type of poem where these features have been shaped into the pattern, especially in a familiar pattern. जो स्लाइड आपके सामने है उसमें आप समझ सकते हैं कि फॉर्म ऑफ पोएट्री को कैसे समझ सकते हैं। वो इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर्म ऑफ पोएट्री एक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम फॉर्म ऑफ पोएट्री को समझ सकते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर किसका? पोएम का। यानी कि किसी भी पोएट्री का, किसी भी पोएम का फॉर्म जानना हो तो हमें वो किस फॉर्म की पोएट्री है, किस फॉर्म का पोएम है, तो उसका हमें फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे जिसे हम उसके फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कि इसकी लेंथ होती है, पोएट्री की क्या लेंथ है, लेंथ के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेंथ ऑफ लाइन, यानी उस लेंथ में, एक लेंथ में कितनी लाइन आ रही है, उसके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरीके का राइम्स उस पोएम में यूज किया गया है। सिस्टम ऑफ राइम, यानी किस तरीके की राइम स्कीम को पोएट ने यूज किया है, उसके आधार पर। रिपीटेशन के आधार पर। इन तमाम जो आपके सामने दिख रहा है, लेंथ ऑफ लाइन, देयर राइम्स एंड राइम स्कीम और रिपीटेशन, इसके आधार पर हम फॉर्म ऑफ पोएट्री को, किस फॉर्म की पोएट्री है, इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इन द सेंस द टर्म पोएटिक फॉर्म इज यूजुअली रिवर्स द टाइप ऑफ पोएम वेयर दीज फीचर्स हैव बीन शेप्ड, और साथ ही साथ उनका शेप्ड क्या है, पैटर्न क्या है, स्पेशली वो किस फैमिलियर पैटर्न से रिलेट होते हैं, वही फॉर्म ऑफ पोएट्री की कैटेगरी, वही उनकी फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। जिस भी फैमिलियर पैटर्न से वो कनेक्टेड हैं, जिस शेप्ड में हैं, जिस पैटर्न पे लिखे गए हैं, वही उस पोएट्री का फॉर्म होता है, जिसे हम फॉर्म ऑफ पोएट्री कहते हैं। इसमें कुछ फॉर्म ऑफ पोएट्रीज हैं, जैसे सोनेट है। सोनेट के बाद आपका लिरिक हो जाता है, लिरिक, ओड, इपीक, इलेजी, बैलेड, ये अन्य भी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके क्लास में आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको 6 से 7 फॉर्म ऑफ पोएट्री पढ़नी है, जिसमें सोनेट है, लिरिक है, ओड है, इपीक है, इलेजी है, बैलेड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स है। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू आज की इस वीडियो में लेंगे। आगे अगली जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम डिटेल में एक एक फॉर्म ऑफ पोएट्री के बारे में, जैसे सोनेट के बारे में, लिरिक के बारे में, ओड के बारे में, इपीक के बारे में, इलेजी के बारे में, बैलेड के बारे में, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में, साथ ही साथ हम ब्लैंक वर्स के बारे में भी हम पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या होती है, उसको समझाने के लिए, उसे समझने के लिए एक एक फॉर्म ऑफ पोएट्री का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आज की वीडियो में हम लोग लेंगे। तो आज ये सबसे पहले देखते हैं कि पहली फॉर्म ऑफ पोएट्री हमारी जो है सोनेट, वो एक्चुअली में इसका ओवरव्यू क्या है सोनेट। एक्चुअली में सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। एक पॉपुलर फॉर्म है जो पॉपुलर हुआ था मिडिल एज में। इट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स दैट हैज बीन पॉपुलर फ्रॉम द लेट मिडिल एज ऑन। मिडिल एज में के अंत में ये जो पोएम, इस तरह की जो पोएम थी, ये जो फॉर्म ऑफ पोएट्री थी जिसमें 14 लाइन होती थी, वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और 14 लाइन की पोएम जो होती है वो सोनेट होती है। बाय द 14th century, the
Italian Renaissance and from become a more well defined under the pen of Petrarch. इस फॉर्म ऑफ पोएट्री को इटालियन सोनेटियर या इटालियन पोएट ने इंट्रोड्यूस करवाया था 14th सेंचुरी में, जब इटालियन रेनेसा शुरू हुआ था। इसको पेट्रार्क के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया इंग्लिश लिटरेचर में। एंड हुज सोनेट वर ट्रांसलेटेड इन 16th सेंचुरी बाय थॉमस वायट। और फिर उसी के सोनेट को, जो पेट्रार्क ने सोनेट 14th सेंचुरी में लिखे, डिफाइन उसको लिखा और जो इटालियन रेनेसा के टाइम में लिखा गया, उसी सोनेट को 16th सेंचुरी में सर थॉमस वायट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद ये इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर हम बात करें कि अब क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है आपके एग्जाम में कि इंग्लिश सोनेट में इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया, तो आप बता सकते हैं कि सर थॉमस वायट ने कराया था। और कब कराया था, तो 16th सेंचुरी में कराया था। दूसरा ये हो सकता है कि ये आया कब था, यानी सोनेट इंट्रोड्यूस कब हुआ, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी में जब इटालियन रेनेसा चल रहा था, लेट मिडिल एज में, तो पेट्रार्क के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर्म ऑफ पोएट्री के रूप में। एक नई तरह की, नए पैटर्न की पोएट्री आई जिसे पेट्रार्क ने लिखा 14th सेंचुरी में और उसे 16th सेंचुरी में सर थॉमस वायट ने इंट्रोड्यूस करवाया और इसे इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस वायट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था और टाइम था 16th सेंचुरी। क्लियर है? इन जनरल सोनेट हैव 8 लाइन स्टैंजा कॉल्ड इन ऑक्टेव। अब सोनेट में होती तो 14 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 14 लाइन्स की पोएम होती है ये, और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट इनका होता है 8 लाइन का, जिसे हम 8 लाइन स्टैंजा कहते हैं, और वो ऑक्टेव कहलाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? उसे ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो 6 लाइन का होता है, जिसे हम सस्टेट कहते हैं, 6 लाइन स्टैंजा। अब क्वेश्चन ऐसे आपका बन सकता है कि व्हाट इज ऑक्टेव, तो आप कह सकते हैं 8 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड 6 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड सस्टेट। जनरली सोनेट 14 लाइन की होती है। एक बार क्लियर कर देता हूं, जनरली सोनेट जो होती है 14 लाइन की होती है। 8 लाइनें जो ऑक्टेव कहलाती हैं, वो 8 लाइन स्टैंजा जो होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट उनका होता है 6 लाइन का, जिसे हम सस्टेट कहते हैं, जिसमें 6 लाइन स्टैंजा होती है। ये क्लियर है? एंड विथ अ ब्रेक इन बिटवीन, दोनों के बीच में एक ब्रेक होता है। एंड द सस्टेट यूजुअली ऑफर्स द कंक्लूजन और रेजोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव। अब इसको ऐसे समझ लें कि सोनेट में 14 लाइनें, जिसमें जो 8 लाइनें होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। ये जो ऑक्टेव है ये, और 6 लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? सस्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सस्टेट। अब इसमें ये जो पोर्शन होता है ये प्रॉब्लम का पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है? प्रॉब्लम का। यानी पोएट या जो भी सोनेट लिखता है वो इसमें प्रॉब्लम रखता है, और इस प्रॉब्लम का जो कंक्लूजन यानी जो रेजोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो सस्टेट वाले पार्ट में होता है। तो इसको हम प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाला पार्ट भी इस तरह से हम भी इसे समझ सकते हैं। लाइन भी क्लियर कर रही है आपको। जनरली सोनेट हैव 8 लाइन स्टैंजा कॉल्ड ऑक्टेव फॉलोड बाय द 6 लाइन्स स्टैंजा सस्टेट with a break between. The sestet usually offer the conclusion or resolution what presented in octave. octave में जो प्रेजेंट किया जाता है उसका जो सोल्यूशन और रेजोल्यूशन होता है वो सस्टेट में मिलता है। ये पैटर्न होता है सोनेट का। उम्मीद करता हूं कि ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। अगला हमारा है लिरिक। लिरिक क्या, ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। एक ये होता है कि लिरिकल पोएट्री भी होती है, लिरिकल पोएट्री भी होती है। अब जैसे सोनेट है, ओड है, ये सब लिरिकल पोएट्री की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन लिरिक एक अलग फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। लिरिक का एक फॉर्म ऑफ पोएट्री अलग होती है। उसमें क्या होता है वो देखते हैं। अ लिरिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री सब्जेक्ट बीइंग संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और दैट एक्सप्रेस द इंटेंस पर्सनल इमोशन इन द मैनर ऑफ सजेस्टिव सॉन्ग। एक तरीके का ये सॉन्ग होता है जिसमें राइटर जो होता है वो एक किसी सब्जेक्ट को उठाता है और उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है। यह हम इस तरह से समझें इसको
कि लिरिक में पोएट जो है वो अपने क्या एक्सप्रेस करता है, अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को पोएट एक्सप्रेस करता है। लिरिक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क, एक कलेक्शन ऑफ वर्क भी होता है जिसमें कोरस एंड मेकिंग अ कंप्लीट सॉन्ग, जिसमें एक लोग भी होते हैं, सिंगल स्पीकर भी होते हैं, यानी सिंगल व्यक्ति भी लिरिक को नैरेट कर सकता है, सॉन्ग कर सकता है, और कोरस में भी, ग्रुप में भी इसे गाया जा सकता है। ऐसे समझिए कि इसे सिंगल भी गाया जाता है या ग्रुप में भी गाया जाता है। और अ शॉर्ट नॉन नैरेटिव पोएम, हालांकि ये नैरेटिव पोएम नहीं होता है, ये शॉर्ट होता है, नैरेटिव पोएम होता है लेकिन ये शॉर्ट नैरेटिव पोएम होता है। लिरिक यूज अ सिंगल स्पीकर, इसमें कभी कभी सिंगल स्पीकर भी यूज होते हैं। एंड हु एक्सप्रेस अ पर्सनल इमोशन और थॉट, जिसमें वो अपने पर्सनल इमोशंस, अपनी भावनाओं को और अपने विचार को व्यक्त करते हैं। लिरिकल पोएम्स विच आर ऑफन द पॉपुलर देयर म्यूजिकल क्वालिटी, ज्यादातर ये जो पोएम है, इस तरीके के जो पोएम है वो अपनी म्यूजिकल क्वालिटी की वजह से पॉपुलर होते हैं, अपनी राइम की वजह से पॉपुलर होते हैं, और प्लीजिंग टू ईयर, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए भी ये काफी पॉपुलर है। एंड दे आर इजीली पुट टू म्यूजिक, और इन्हें म्यूजिक के साथ रखना आसान होता है। तो ये है लिरिक, लिरिक का ओवरव्यू है, डिटेल में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगला है ओड। द वर्ड ओड केम फ्रॉम द ग्रीक ओडियन and meaning to sing a chant, to belong to the long and varied tradition of lyric poetry। बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है लिरिक पोएट्री का। इसमें क्या होता है कि राइटर किसी चीज को ग्लोरीफाई करता है, क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है। एक डिग्निफाइड थीम होती है इस पोएम की, जिसमें पोएट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको डिग्निफाई करते हुए उसके प्रेज में ओड लिखता है। इसे हिंदी में हम संबोधन गीत भी कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको डिग्निफाई करने के लिए उसके प्रेज में ओड लिखी जाती है। ओरिजिनली इसमें म्यूजिक भी होता है और डांस भी होता है, बाद में इसे रिवाइज कर दिया गया। कुछ रोमांटिक पोएट जो हैं वो उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटिमेंट्स भी ओड्स में रखे, जो कि जनरलाइज किया गया और फॉर्मली किसी इवेंट को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को प्रेजेंट करने के लिए। इसमें प्रेजेंटेशन किस चीज का होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को, एक तरह से अगर हम समझें कि इवेंट या किसी व्यक्ति के बारे में न होकर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में पोएट क्या करता है, उसको ग्लोरीफाई करता है, वो ओड कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पीबी शैली का ओ टू द वेस्ट विंड इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, आप जिसे पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। अगला है इलेजी। इलेजी एक मॉर्न सॉन्ग होता है, लेमेंट सॉन्ग होता है। मॉर्न सॉन्ग या लेमेंट सॉन्ग हम इसे कहते हैं, इसे हम फ्यूनरल सॉन्ग भी कहते हैं। इट कैन बी थॉट एज अ मेलॉन्कली पोएम, एक दुखी मेलॉन्कली दुख भरा गीत होता है, ये पोएम होती है। एंड विच इज रिटेन अ मॉर्न ऑफ डेट समवन और पर्सनल क्लोज टू द हार्ट, ये उसके बारे में लिखी जाती है। एक बिलाप कह सकते हैं इसे, मॉर्न का मतलब बिलाप होता है, या किसी के डेथ पे या किसी के लॉस पर इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है। ये इस तरीके की पोएट्री होती है, इसे शोक गीत भी हम कहते हैं। एंड द फर्स्ट इलेजी इज रिटेन इन लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन और ग्रीक में पहली इलेजी लिखी गई। थॉमस ग्रे की एन इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड काफ़ी पॉपुलर रहा, एंड रिप्रिसल्स भी काफ़ी पॉपुलर रहा। साथ ही साथ W.B. Yeats is a good W.B. Yeats are a good examples of elegies through the later criticize well the honor subject। तो W.B. Yeats ने भी इलेजी के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है। इसके बाद आता है इपिक। इपिक इज एन लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड दैट इवेंटेड टू डिग्निफाइड द थीम, टोन एंड स्टाइल। जो इपिक होती है एक नैरेटिव पोएम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम इसे हम कह सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जब लिरिक पढ़ा था तो क्या होता था, वो शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती थी, लेकिन इपिक जो है ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और ये बिल्कुल ही डिग्निफाइड होती है। किसके आधार पर, थीम पर, इसकी टोन अलग होती है, स्टाइल अलग होता है। एक लिटरेरी डिवाइस की तरह इपिक को एक ये सेलिब्रेट करता है कि हेरोइक डीड्स को, मतलब किसी के द्वारा अच्छे कार्यों को सेलिब्रेट करने के लिए हम इपिक लिखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर इपिक लिखी जाती है। खासतौर से इपिक यूजुअली फोकस ऑन द एडवेंचर्स अ हीरो हु हैज अ क्वालिटी दैट सुपर मैन और डिवाइन एंड हुज वेरी फैट ऑफन डिपेंड ऑन द डेस्टिनी एंड ट्रीब नेशन समथिंग होल द ह्यूमन रेस। एक कैरेक्टर
कि पूरी कैरेक्टर के द्वारा, किसी भी कैरेक्टर के द्वारा किसी एडवेंचरस वर्क या उसके हेरोइक डीड या उसके अंदर अगर किसी सुपर ह्यूमन की क्वालिटी हो, डिवाइन क्वालिटी हो, या फिर उसकी अपनी डेस्टिनी से ट्रिब्यूट कर रहा हो, नेशन के लिए कुछ अच्छा किया हो, तो उसके लिए हम एपिक लिखते हैं। इसमें द इलियाड और ओडिसी आर ए नाइट कंसिडर टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरेचर। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो जिसमें ओडिसी है, अनाइड है और इलियड है, ये लिटरेचर में एक बड़े एपिक के बारे के नाम से फेमस हैं। ये बड़े एपिक माने जाते हैं। आप अगर हिंदी लिटरेचर की बात करेंगे तो रामायण है, महाभारत है। संस्कृत की बात करेंगे तो ये संस्कृत में रामायण और महाभारत जो हैं ये सबसे पुराने एपिक हैं और ये माना जाता है कि इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर के पहले एपिक हैं। इसके बाद आता है बैलेड। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्स ऑफ एन नैरेटिव सेट द म्यूजिक इमलोंगली। द वर्ड बैलेड हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैल्योर। ये जो वर्ड आया है बैलेड जो आया है, ये वैल्योर शब्द लैटिन के शब्द वैल्योर से आया है। इसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जिस पर डांस किया जा सकता है। एफ.वी. गम हैज एक्सप्लेन द डिफाइन द बैलेड एज अ पोएम मीन टू सिंगिंग। एक पोएम ऐसा जिसका मतलब गाना होता है, एंड क्वाइट इम्प्रेशनल, जो कि बिल्कुल तरीके से इम्प्रेशनल मटेरियल में इम्प्रेशनल होता है। प्रोबेबली कनेक्टेड इट ओरिजिन टू कम्युनल डांस एंड सबमिटिंग टू प्रोसेस oral tradition among the people from a literary influence and firmly homogeneous in a character। मतलब ये है कि एक बैलेड एक इस तरीके का डांस, इस तरीके का पोएम होता है जिसे हम डांसिंग पोएम कहते हैं, बेलोर शब्द से आया हुआ है। और साथ ही साथ ये एक कम्युनिकल सॉन्ग होता है, मतलब अलग, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक गीतों की तरह ये होता है, इसको लोक गीतों की तरह यूज किया जाता है। एंटेंस द जॉन कीट्स का लॉ बेल्डेंसेंस एंड मर्सी एंड थॉमस हार्डी का ड्यूरिंग विंड ऑफ द रेन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ब्लैंक वर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्लैंक वर्स डज नॉट हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइन। ब्लैंक वर्स वो वर्स होती है, वो कविता होती है, वो पोएम होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं होती है। एंड रादर इट इज वर्स इज रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ज्यादातर इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये हम लोग जब सोनेट पढ़ेंगे तो इसको मैं समझाऊंगा। एंड डज नॉट राइम्स, इसमें कोई राइम्स नहीं होती है। यानी राइम्स क्या होता है इसे भी हम आगे देखेंगे। राइम्स का मतलब होता है एक लाइन जब दूसरी लाइन को फॉलो करती है तो राइम्स बनता है। इसमें कोई लाइन किसी लाइन को फॉलो नहीं करती, इसलिए ब्लैंक वर्स है। एंड दिस टाइप ऑफ पोएम हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय मेनी राइटर्स। इसे बहुत सारे राइटर्स ने यूज किया है। फॉर एग्जांपल द फेमस टू बी और नॉट बी सोलिलोकी इन द शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट में जो शेक्सपियर ने सोलिलोकी दिया हुआ है, टू बी और नॉट बी, ये ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी एंड विलेस स्टीवेंसन का संडे मॉर्निंग इस ब्लैंक वर्स के बेहतर एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इट मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक सेल्फ कन्वर्सेशन होता है या स्पीच होता है या बात होती है, बातचीत होती है, विच इंक्लूड इन इंटरलोक्चर प्रेजेंट ड्रामेटिकली। ऐसे समझें इसको कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में दो लोग होते हैं। ये एक तरीके के, इसमें एक स्पीकर की जरूरत होती है, एक स्पीकर चाहिए और एक ऑडियंस चाहिए। तो स्पीकर और ऑडियंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर ही ऑडियंस हो जाता है, ऑडियंस ही स्पीकर हो जाता है। तो एक तरीके की ये स्पीच होती है, एक कन्वर्सेशन होता है जो दो लोगों के बीच में होता है। एक पर्सन हु स्पीकिंग टू हिमसेल्फ और समवन एल्स स्पीक टू रिवील द स्पेसिफिक इंटेंशन इज ही एक्शन। या तो वो खुद से बात करेगा, एक स्पीकर या तो वो खुद से बात करेगा, यानी खुद ही वो स्पीकर होगा और खुद ही वो ऑडियंस होगा, या फिर किसी और से बात करेगा किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से की वजह से या किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए। सो हाउएवर द लिटरेचर इट इज अ poetic form or a poem that present the speech of conversation a person in dramatic manner। और जब उस बातचीत को किसी ड्रामेटिक मैनर में करता है तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज दीज कॉमन फीचर्स इन देम। उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। अ सिंगल पर्सन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। कभी कभी सिंगल स्पीकर भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। एंड द ऑडियंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, चाहे ऑडियंस हो
या ना हो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये एक तरीके की एक स्पीच होती है जिसे एक पर्सन डिलीवर करता है। अ स्पीकर रिवेल्स इन द टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर्स ओनली थ्रू द इन स्पीच, जिसमें उस टेम्परामेंट को, उस कैरेक्टर को अपनी स्पीच में वो यूज करता है। इलेजी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं स्लाइड आगे थे। इलेजी इन अ पोएट्री ये हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्रॉपरली एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, अभी तो ये एक ओवरव्यू था, हम जितने भी फॉर्म ऑफ पोएट्री को इसमें इंक्लूड किए हैं उनको अलग अलग हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव यू ग्रेट डे।